नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवेंद्र सर जीएस में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इतिहास के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के बारे में। यह सभी प्रश्न पिछले वर्षों में हुए टीजीटी, पीजीटी, केबीएस और नेट के रिपीटेड प्रश्नों के संग्रह हैं। ये प्रश्न आगामी बीपीएससी एंड यूपी, टीजीटी और पीजीटी हिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? तो गंगा अवतरण का दृश्य मामल्लपुरम में चित्रित है। गंगा अवतरण का दृश्य मामल्लपुरम में चित्रित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? यानी कि किस ग्रंथ में बौद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापरिनिर्वाण सूत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भागवत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है वह उपनिषद है? यानी कि किस उपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाबालोनिपनिषद। जाबालोनिपनिषद यानी कि जाबालो उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदाड़ो की पशुपति मुहर पे अंकित है? तो इनमें से जो पशुपति मुहर पे अंकित है वो है बाघ, गैंडा, भैंसा और हाथी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? चोल सम्राट के समय में कुर्रम को किसकी संज्ञा दी गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुछ ग्रामों के समूहों को हम क्या कहते थे? चोल सम्राटों के अधीन जो कुर्रम था वो क्या था? कुल ग्रामों का समूह था, यानी कि कुछ ग्राम के समूह को हम कुर्रम कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? तो तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ जो थी वो थी मदुरई में। कहाँ थी? मदुरई में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी होता था? तो इनमें से जो चोल वंश का राजस्व अधिकारी होता था वो होता था वरिट्टपोत्ता गक्का। वरिट्टपोत्ता गक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वरिट्टपोत्ता गक्का जो होता था वो चोल वंश का राजस्व अधिकारी होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ पे है? तो चतुष्पाद शिव प्रतिमा जो है वो खजुराहो में देखने को मिलेगा आपको। खजुराहो में चतुष्पाद शिव वाली प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महावीर जैन ने किस भाषा में अपनी प्रवचन दिया था? तो महावीर जैन ने अपना प्रवचन जो है वो अर्धमगधी भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? अर्धमगधी भाषा में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यदा की रचना की थी? तो अमुक्तमाल्यदा की रचना उन्होंने किस भाषा में किया था? तो तेलुगु भाषा में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित जो स्तूप है उसके अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनगनहल्ली में। कहाँ पे हुआ है? कनगनहल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुप्त काल में, यानी कि गुप्त काल में मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं गुप्त काल के मंदिरों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उस गुप्त वाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। यानी कि दान स्वरूप उसने क्या दिया था? भूमि दान दिया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभावती गुप्ता। यानी कि प्रभावती गुप्ता को इतिहास में हम पाएंगे कि इन्होंने दान स्वरूप भूमि दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रुद्रा देवी किस वंश की रानी थी? तो रुद्रा देवी जो है वो वारंगल के काकतीय वंश की रानी थी। किस वंश की रानी थी? वारंगल के काकतीय वंश की रानी थी रुद्रा देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग जो किया है वो इब्न बतूता ने किया है। किसने किया है?
इब्न बतूता ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तुर्कान चहलकानी का उल्लेख सबसे पहले किसने उल्लेख किया है? तो तुर्कान ने चहलकानी का प्रयोग सबसे पहले जो किया है वो किया है फुतूह अल सलातीन ने। किसने किया है? फुतूह अल सलातीन ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? यानी कि हमले की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किस राज्य पे किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रणथंभौर। रणथंभौर पे इसने सबसे पहले हमले की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जियाउल्लाह जो राजधिकार संबंधित अवधारणा है किससे संबंधित है? तो जियाउल्लाह जो राजधिकार संबंधित अवधारणा है ये संबंधित है बलवन से। ये किससे संबंधित है? बलवन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नांकित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम ने। किसने किया था? प्रवरसेन प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें किया करता था? तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MBT मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें किया करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। सर्व पर किस पर लागू होता था? सर्व कर जो है वो किस पर लागू होता था? आपने कई सारे करों के बारे में सुना होगा मध्यकालीन इतिहास के बारे में, जजिया, जकात, खराज और खुम्स, सर्व वगैरह। तो सर्व कर किस पर लागू होता था? तो सर्व कर जो लागू होता था वो होता था जल आपूर्ति बनाए रखने पर। यानी कि जल आपूर्ति बनाए रखना, यानी कि जल की मतलब जल जो आपूर्ति की जाती थी उस पर जो टैक्स लिया जाता था उसको सर्व कर कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी को हराने वाला जो मंगोल सेनापति था वो था तरगी। वो कौन था? तरगी जो मंगोल सेनापति था इसने किसको हराया था? अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? तो सुल्तानगढ़ी जो है वो नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा था। किसका मकबरा था? नसीरुद्दीन महमूद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया था? तो बली और अमीर को के पदों को पृथक करने वाला जो शासक था वो था MBT मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वखर, वखर क्या है? वखर का संबंध जो है इन चारों पॉइंटों में से किससे है? तो बखर का जो संबंध है वो है इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन के रूप में। यानी कि वखर को हम क्या जानते हैं? इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक था? यानी कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध था उसमें मराठों की तरफ से कौन सा मुसलमान लड़ा था जो वहीं पे क्या हो गया था? मर गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इब्राहिम खान गारदी। यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा? इब्राहिम खान गारदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? यानी कि अकबर जो था वो उसने किसी को फरजंद की उपाधि दी था, तो वो कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा मान सिंह। यानी कि राजा मान सिंह को वो किसकी उपाधि दिया था? फरजंद की उपाधि दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? किस शासक ने ऐसा विचार दिया कि राज्य जो है वो वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, जलालुद्दीन खिलजी ने ऐसा कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के फारसी अनुवाद की प्रस्तुति है? दारा शिकोह के द्वारा तैयार किए गए फारसी उपनिषदों की प्रस्तुति किसमें है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्रे अकबर। किसमें है? सिर्रे अकबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। दारा शिकोह को मुलहिद किसने कहा था? तो दारा शिकोह को मुलहिद कहने वाला था औरंगजेब। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन था?
किस मुगल बादशाह को नादिर शाह ने बंदी बनाया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद शाह। यानी कि मोहम्मद शाह को नादिर शाह ने क्या किया था? बंदी बनाया था। यानी कि नादिर शाह ने इसी के समय आक्रमण करके क्या किया था? भारत को लूटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? यानी कि अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 12वां शिलालेख। कौन सा शिलालेख? 12वां शिलालेख। और कलिंग के युद्ध के बारे में कौन सा शिलालेख बात करता है? तो वो है 13वां शिलालेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? तो करतारपुर का युद्ध शाहजहां ने किसके खिलाफ लड़ा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद की संधि के बाद, यानी कि 1765 में स्वीकार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? यानी कि इसमें से किस जगह पे डच जो है अपना व्यापारिक कोठी नहीं बना पाए थे या फिर उनका वाणिज्य केंद्र वो नहीं था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुगली में। जो कलकत्ता में हुगली है वहां पर उन्होंने अपना वाणिज्यिक केंद्र नहीं बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर ले लिया था। तो वो अंग्रेज अधिकारी है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 38 का वो हो जाएगा आपका फ्रांसिस डे। यानी कि फ्रांसिस डे ने क्या किया था? चंद्रगिरी के शासक से 1639 में मद्रास जो है पट्टे पर ले लिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास का प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? जहांगीर ने किसको शाह अब्बास का चित्र बनाने के लिए भेजा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिशनदास को। बिशनदास को जहांगीर ने ईरान के शाह अब्बास का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? यानी कि किस मुगल की एक पदवी थी मिर्जा राजा, ये किसको प्रदान की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जय सिंह। यानी कि जय सिंह को मुगल राज दरबार में मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जिस स्थान पे हुई थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बम्बई। यानी कि मुंबई में जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? अभी आपने अपने सोसाइटी में देखा होगा कि राधा स्वामी सत्संग टाइप का कुछ एक क्रियाकलाप किया जाता है। तो इसकी जो स्थापना, इस सत्संग की स्थापना किसने की थी? 1861 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी शिवदयाल सिंह ने। यानी कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना स्वामी शिवदयाल सिंह ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। किसने किया था? मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। वेसिन की संधि 1802 किस किस के बीच हुई थी? तो बेसिन की संधि 1802 जो है वो किसके किसके बीच हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंटी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो इनमें से किसके प्रयास के थ्रू देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुट्ठी लक्ष्मी रेड्डी के। किसके थ्रू? मुट्ठी लक्ष्मी रेड्डी ने क्या किया था? देवदासी प्रथा का उन्मूलन किया था, यानी देवदासी प्रथा को खत्म करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। कांग्रेस ने मुस्लिम के पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया था? तो कांग्रेस ने मुस्लिम के पृथक निर्वाचन मंडल को लखनऊ समझौते के बाद स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया था? लखनऊ समझौते के बाद स्वीकार किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य था भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो इनमें से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
अधिवेशन में जो उपस्थित नहीं थे वो थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यानी कि जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे और दादाभाई नौरोजी, ये तीनों उपस्थित थे, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है ये उपस्थित नहीं थे कांग्रेस की स्थापना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो चालुक्य और होयसल वंश के जो मंदिर हैं वो है आपके वेसर शैली में निर्मित है। किस शैली में है? वेसर शैली। एक वेसर शैली होता है, एक नागर शैली होता है, एक द्रविड़ शैली होता है, तो वेसर शैली में ये निर्मित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 1888 ईस्वी में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो 1888 वाला प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन का अधिवेशन मद्रास वाला, इसकी अध्यक्षता जो किया था वो टी माधवराव ने किया था। किसने किया था? टी माधवराव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुए हैं? यानी कि किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण से संबंधित दृश्यों को देखा गया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए, यानी कि नचना कुठार, नचना कुठार इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। जीव शिव है इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? जीव शिव है इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? तो इस सिद्धांत का प्रचलन रामकृष्ण परमहंस जी ने किया था। किसने किया था? रामकृष्ण परमहंस जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। शंख लिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए हैं। तो शंख लिपि के लेख जो हैं वो जो प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं आपके भरौत से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भरौत से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? यानी कि 1939 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अपने जीतने के बाद गांधी जी के नाराज होने से वो त्याग पत्र दे देते हैं और उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को, जिनको हम देश रत्न कहते हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861। यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? यानी कि ये जो चारों संत दिए गए हैं इनमें से किसको उनके जो मानने वाले हैं वो उनको विष्णु मानते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु को उनके मानने वाले क्या मानते हैं? विष्णु का अवतार मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में से दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है। तो दशरथ जातक का शिल्पांकन जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है नागार्जुना कोंडा से। ठीक है, किस स्तूप से? नागार्जुना कोंडा वाले स्तूप के अवशेष से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्टुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिस्ट्रियन, द पेरिप्लस ऑफ द एरिस्ट्रियन के लेखक को ज्ञात था? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्टुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिस्ट्रियन एक लेखक है, एक बुक है, इसके लेखक हैं जो अज्ञात हैं। तो इसमें इनको जो पोर्टुके नाम की जो बंदरगाह थी उसकी जानकारी थी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अरिकामेडू। किसका नॉलेज था? पेरिप्लस ऑफ द एरिस्ट्रियन थी के लेखक को अरिकामेडू की जानकारी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है जॉन लॉरेंस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा में मरासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है? यानी कि जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें से किस गुफा में एक राजकुमारी जो है वो मरणासन की स्थिति में उसकी दृश्य अंकित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुफा नंबर 16 में। किसमें? गुफा नंबर 16 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? तो पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग आपकी 5 शताब्दियों तक जीवित रही, यानी कि लगभग 500 वर्षों तक जीवित रही पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो अशोक के शिलालेखों की जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। जवाबित कौन थे?
यानी कि जवाबित थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य कानून। जवाबित कौन था? राज्य कानून था, एक तरह का राज्य में चलाया जाने वाला क्या था? कानून था। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। भागलीय भागीलय की मुद्राएं निम्नलिखित में से प्राप्त हुए हैं। भागीलय की मुद्राएं निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भागीलय की जो मुद्राएं हैं वो आपको प्राप्त हुए हैं नर्मदा बेसिन से, यानी कि नर्मदा घाटी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। जाति मीमांसा के लेखक कौन है? तो जाति मीमांसा के जो लेखक हैं वो श्री नारायण गुरु जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? तो उत्तर वैदिक काल में भारतीयों को कृष्णा नदी घाटी तथा दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। कृष्णा नदी घाटी एवं दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। कब? उत्तर वैदिक काल में। किसको? आर्यों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हड़प्पा कालीन नगरों पे कौन शासन करता था? तो हड़प्पा कालीन नगरों पे न ही राजा शासन करता था, न ही पुरोहित राजा शासन करता था, न ही बल व्यापारियों का अल्पतंत्र। यानी कि यहाँ के शासन व्यवस्था के बारे में भी जो जानकारी पूरी है वो मिल नहीं पाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। लोथल और चनहुदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो लोथल और चनहुदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो उद्योग था वो था आपका मन का उत्पाद, यानी कि मन के उत्पादन के लिए ये लोग क्या थे? सर्वाधिक महत्वपूर्ण उनका उद्योग था, और ये लोग मत के उत्पादन के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू जो बर्तन है वो मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए थे वो कौन कौन से थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं और कपास की खेती। हमें कहाँ से किसी इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा सभ्यता से मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष जो हैं वो कनिष्क के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? तो बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद इसमें से जिस ग्रंथ का अंग है वो है आपका शुत्त पिटक। वो क्या है? शुत्त पिटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष मोगालीपुत्र तिस्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लिखित है? यानी कि किस ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि युद्ध का जो प्रारंभ है वो मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे? तो इसमें से जो वेद और श्रुतियों का अंग नहीं था ये था पुराण। पुराण में वेद और श्रुति नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का जो सही अवरोही क्रम है वो है प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त। क्या है? प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। भारत का निम्नलिखित में से कौन वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था? तो इसमें से मौर्य साम्राज्य का जो अंग नहीं था वो था उपयुक्त, ए और बी दोनों, यानी कि केरल और टेम्पलेट दोनों मौर्य साम्राज्य के अंग नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धौली और जौगढ़ के शिलालेखों से। कहाँ से? धौली और जौगढ़ के शिलालेखों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पापों से भय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पापों से भय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? तो मौर्य के दरबार में मिस्र के जो राजा थे टालमी फिलाडेल्फस, इनका जो दूत था वो था आपका डायनोशियस। कौन था? डायनोशियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से किसने चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? यानी ये सही अवरोही क्रम इसमें से प्रशासनिक शासन का चोल साम्राज्य का कौन बताता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मंडलम कोट्टम नादू। मंडलम कोट्टम नादू।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। दक्षिण भारत के चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दक्षिण भारत के चोलों का वास्तविक संस्थापक था परांतक प्रथम। कौन था? परांतक प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था? तो राजेंद्र चोल ने जिस पाल नरेश को पराजित किया था उसका नाम है महिपाल प्रथम, यानी कि राजेंद्र चोल जी ने महिपाल प्रथम को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो सारनाथ के जो अशोक के स्तंभ हैं उनमें जो है आपका हिरण उत्कीर्ण नहीं है। वहाँ पे आपको हिरण देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एक कुबड़ वाला वृषभ सांड देखने को मिलेगा, हाथी देखने को मिलेगा, घोड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन आपको सिंह देखने को मिलेगा, लेकिन हिरण देखने को नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला, यानी कि उस समय की तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधित प्रयोग किस कारण से विफल सिद्ध हुआ? यानी कि जो सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाया था वो क्यों विफल हो गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यापक स्तर पर क्या हुआ? नकली सिक्कों की ढलाई खुद ही लोग अपने हाथ से करके चलाने लगे, इस वजह से उसका ये सिस्टम फेल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या उद्देश्य था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीमित वेतन में अपने सैनिकों को क्या रखना? संतुष्ट रखना। ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे इसका क्या था? उद्देश्य था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। लोधी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे? जो लोधी वंश था उसके जो शासक थे वो किस जाति या किस प्रदेश से उनका संबंध था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विशुद्ध अफगानी थे वो। शुद्ध अफगानी नहीं थे, विशुद्ध अफगानी थे या फिर पठान थे वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुसत्तात्मक शासक था, यानी कि दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभु सत्ता संपन्न शासक कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद जो है दिल्ली को इसको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? तो चोल राजा जो है वो शैव मत के संरक्षक थे। किसके? शैव मत, यानी कि उनका शिव में विश्वास था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब ये खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो नायब ये खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि अपने आप को कहने वाला जो शासक था वो था आपका बलवन। बलवन अपने आप को क्या कहता था? नायब या खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि। मैं क्या हूँ? ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। बहमनी साम्राज्य में आपकी आफाकी लोग कौन थे? जो बहमनी साम्राज्य था उसमें आफाकी लोग थे, वो कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो ईरान, इराक, तुर्की एवं अरब देशों से आए हुए अप्रवासी मुसलमान थे। कौन? आफाकी। और किस राज्य में थे? बहमनी साम्राज्य में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता से संबंधित कौन सा विवादग्रस्त क्षेत्र था? बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच का जो शत्रुता से संबंधित विवादाग्रस्त क्षेत्र था वो था आपका रायचूर दोआब, यानी कि रायचूर के बीच का जो उपजाऊ मिट्टी था, जो दोआब था, इन यही जो है क्या था? उनके बीच का शत्रुता से संबंधित विवादाग्रस्त क्षेत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए जो उत्तरदायी परिस्थिति थी वो थी आपकी अमीरान ए शदाह विद्रोह। कौन सी थी? अमीरान ए शदाह विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिर स्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति चिर स्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना किया था, ताकि उससे उस नगर की से मोहम्मद बिन तुगलक की क्या किया जाए? उसकी स्मृति याद रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था? यानी कि औरंगजेब ने सबसे अंतिम में किस दक्कनी राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोलकुंडा, यानी गोलकुंडा को एट द एंड ऑफ स्टोरी औरंगजेब ने अपने राज्य में शामिल कर ही लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। सल्तनत कालीन
केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी कौन सा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नायाब मुल्क हो जाएगा। यानी कि सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी होता था वो नायब मुल्क होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। वरीद कौन थे? तो वरीद जो है, वरीद आपके गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले लोग थे। वरीद जो थे वो गुप्तचर थे और सूचना एकत्रित करने वाले लोग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। सल्तनत काल में उत्तराधिकारी का क्या सामान्य नियम था? तो सल्तनत काल में जो उत्तराधिकार का सामान्य नियम था वो था आपका अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति एवं क्षमता का योग्यता। ठीक है, अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी पर्सनल शक्ति और एवं क्षमता या फिर योग्यता, ये क्या था? सल्तनत काल में उत्तराधिकार का सामान्य नियम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? यानी कि तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि खिज्र खां पैगंबर का क्या था? वंशज था। खिज्र खां कौन था? पैगंबर का वंशज था, इसलिए इसको संस्थापित राजवंश कहा जाता है। ठीक है।